गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? तो देखो, सबसे पहली बात ये है ना कि आप सभी के अंदर एक और टेंशन का क्या हो गया, खत्म हो गया। सर क्या चीज का टेंशन खत्म हो गया? तो आप सबके लिए हमने सोशल साइंस में टॉप 120 सब्जेक्टिव लघु प्लस दीर्घोत्तरीय जो करवा रहे थे उसका आज हमारा 7वां क्लास है। यानी कहने का सेंस ये है सर कि सोशल साइंस में ये टॉप 120 से बाहर ना तो 1% उन्हें जाएगा ना तो 1% इन्हें जाएगा। यानी सारा का सारा अगर मामला फंसेगा तो ये 120 के अंदर ही फंसेगा। सर देखो, सबसे पहली बात है सर कि आप सबका क्लास आने में लेट क्यों हो जाता है। ठीक है, जैसे आज अब ये क्लास चला, फिर एक दिन के बाद एक क्लास चलेगा, ऐसे तो दो दिन गैप हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि देखो सर, मेरे पास, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बुक उठाता हूं और सवाल को लिख लेता हूं और आपके पास ला देता हूं। ऐसा नहीं होता है सर। हम सवाल को तब लाते हैं जब सबसे पहले पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर सवाल देखते हैं, मॉडल पेपर देखते हैं, सवाल का पैटर्न देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है, तब हम आपके पास सवाल को लाते हैं सर। क्योंकि मेरा कहना है कि हम पढ़ाएंगे वही जो बोर्ड एग्जाम पूछेगा, और बोर्ड एग्जाम पूछता है वही जो एसके साइंस क्लासेस पढ़ाता है सर। तभी तो रिजल्ट की दुनिया में एक अलग इतिहास होता है सर। और अब की बार मेरा टारगेट है सर कि ये 482 से भी पार होना चाहिए। क्योंकि पिछले बार जब हमने यूट्यूब पे पढ़ा रहा था तो मुझे मात्र 6 से 7 महीना यूट्यूब पे आया हुआ था, और आप तो 1 साल एक्सपीरियंस हो गया सर। तो अब की बार तो रिजल्ट में बढ़ोतरी होना ही चाहिए। और मैं आपको वादा दिलाता हूं सर कि जितना पढ़ा दे रहा हूं उतना पढ़ लो। आप में अगर परिवर्तन नहीं दिखा सर तो संदीप कुमार को फिर देखना छोड़ देना। चलिए आइएगा सर, आज के हमारा 7वां क्लास में कैसे कैसे सवाल है, हम आपको सवाल से मुलाकातें करवाते हैं। क्वेश्चंस पहला कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना। आज की क्लास का ये हमारा पहला सवाल है जो 45 नंबर सवाल से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यानी पिछले हम 44 सवाल हम कर चुके हैं। तो पिछले 44 सवाल अगर आप लोग नहीं देखें, पिछले 6 क्लास नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और सारी क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं। तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा रे बाबा। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आ जाना सर 45 नंबर की तरफ। थोड़ी सी देखो, और एक चीज मेरे अंदर कमी है सर कि हमने सवाल को अपने हाथों से लिख लेता हूं। आपके पास स्टैंडर्ड क्वालिटी का सवाल नहीं ला पाता हूं सर, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। क्यों? क्योंकि देखो सर, स्टैंडर्ड क्वालिटी का सवाल जब हम लाएंगे तो हम खुद से टाइपिंग कर नहीं पाते हैं सर। टाइपिंग कोई और करेगा, परिभाषा में चेंज हो जाएगा सर, फिर आप इसको याद नहीं कर पाइएगा सर, फिर ये आपको रट के खा जाएगा सर। हमको कहना है कि सवाल को हम खा जाएंगे, सवाल हमको नहीं खा सकता है। सवाल को इतना इजी वे में बना दो कि टीचर के पापा भी समझेंगे कि अरे ये तो बड़ा भयानक चीज लिखा है। टीचर आपको नंबर 2, ये 2 नंबर में 2 नंबर, 5 नंबर में 5 नंबर कब देगा? जब आपके क्वेश्चन में क्वालिटी रहेगा सर, आपकी क्वेश्चंस की लिखावट में क्वालिटी रहेगा सर। टीचर पढ़े तुरंत उसको समझ में आ जाए कि नहीं, एकदम सटीक लिखा है। क्योंकि एसएसटी क्या है सर? तो बस कंटेंट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए सर। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, चलिए आइएगा सर। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है। यानी कहने का सेंस है कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है, मतलब मिट्टी पाई जाती है। भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है कि भारत में जलोढ़ मृदा, सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। जो जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मिट्टी है, भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, आ जाना। तो हमने क्या बोला है सर कि भारत में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, काली मृदा पाया जाता है, लाल एवं पीली मृदा पाया जाता है। ठीक है, लाल व पीली मृदा पाया जाता है, और लेटेराइट मृदा पाया जाता है, मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है, एवं वन मृदा पाई जाती है। तो टोटल कितने प्रकार का मिट्टी भारत में पाया जाता है? तो 1 2 3 4 5 6 प्रकार का मृदा पाया जाता है भारत में। ठीक है, तो हमने क्या बोला है सर कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है? तो एक बार मेरे साथ बोलना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोलना मेरे यारो। हमने क्या बोला है, मेरे साथ बोलोगे, नहीं बोलोगे तो कान काट लेंगे सर। हाँ देखो, हमने क्या बोला है कि भारत में कौन मृदा, बोलो बोलो, जहां बैठल है वहीं बोलो।
हाँ, जलोढ़ मृदा, थैंक यू। अगला क्या है सर? थैंक यू। अगला क्या है सर? लव यू। अगला क्या है सर? बहुत अच्छा। अगला क्या है सर? एकदम झकास। अगला क्या है सर? वन मृदा पाई जाती है, ठीक है, आ जाना। तो हमें सवाल बोला है सर कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है, तो भारत में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, काली मृदा पाया जाता है, लाल हुआ पीली मृदा पाया जाता है, फिर लेटेराइट मृदा पाया जाता है, मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है, वन एवं वन मृदा पाई जाती है। तो हमने क्या बोला है सर कि भारत में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, काली मृदा पाया जाता है। अच्छा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे यारो। हमने बोला है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेंगूर मृदा, ठीक है। काली मृदा, फिर लाल एवं पीली मृदा, फिर लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं वन मृदा। चलो, वन मृदा पाई जाती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। आइएगा सवाल नंबर आपका कितना है? 76 नंबर की तरफ आइएगा। 76 नंबर सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। कहता है गहन कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। गहन कृषि की 2 विशेषताएं को लिखना है सर। और एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि जो लोग इसका पीडीएफ चाहिए, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सर, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, तो जो लोग यूट्यूब से नहीं लिख पाते हैं सर, उनके लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमने व्हाट्सएप पे एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है सर, ठीक है, जहां पे आपको मिलेगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का, ये 4 सब्जेक्ट का आपको वीवीआई, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है। और साथ ही में आपको कुछ और मिलेगा जो नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको खुल कर नहीं बोलेंगे सर। अगर आज इस बात को अगर हमने खुल कर बोला तो कल आज ही खुल करके 10 गो FIR होगा, और कल खुल करके हमको जेल भेजेगा, और हमको खुल करके कभी भी बेल नहीं देगा सर। इसलिए ठीक है ना, इसे हम खुल के नहीं बोलेंगे। इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा सर? तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाला नंबर, आपको उसी पे फोन और पेटीएम कर देना है 99 रुपया। पे फोन और पेटीएम 99 रुपया करके आपको उसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। आपको मिनट भर में इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा और आपके पास सारा पिछला पीडीएफ आपको पास भेज दिया जाएगा और फिर आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। इस ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। आपको लगेगा भी नहीं कि हम ग्रुप में ज्वाइन है, क्योंकि आपके पास मैसेज पीडीएफ जाएगा तो मेरे नंबर बन करके जाएगा सर, ठीक है। इसलिए सर आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, खास करके लड़कियों के लिए। वरना कुल क्या करता है, दिन भर ग्रुप से नंबर निकाल के चैट करते रहता है बकलूला। इसलिए ये सब सुविधा यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरी बात, एक बात और है सर, पता है क्या कि हम पिछले बार हमने टेलीग्राम पे भेज दिया था आधा घंटा पहले सवाल। एक्चुअली हुआ क्या था सर कि देखो, यहाँ होता है ना कि अब टेलीग्राम मेरा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, तो सर उसको बंद कर देगा, बैन कर देगा अगर इस पर अनलीगल काम करेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए सर वो थोड़ी सी अनलीगल काम है, इसलिए हम इसको टेलीग्राम पे नहीं डालेंगे। बट ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको प्राइवेट ग्रुप में नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही जाएगा सर। इस बात को ध्यान में रख लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करेंगे सर? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हैं @संदीप 7295, फिर आईडी मेरा खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आइएगा सर, क्या कहता है सवाल, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना गहन कृषि की 2 विशेषता लिखिए। हमारा गहन कृषि की 2 विशेषता लिखना है। कहता है गहन कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। गहन कृषि की निम्नलिखित विशेषता है, ठीक है। हमें पहला विशेषता बताना है कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गहन कृषि। गहन कृषि का सबसे पहला विशेषता यह है सर, गहन कृषि का सबसे पहला विशेषता यह है कि अधिक उत्पादन के लिए, हमने क्या बोला है, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या बोला है सर? एक बार मेरे साथ बोलना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोलना है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है।
जाता है। 2 नंबर में कहता है इस कृषि पद्धति में उर्वरक कम उपयोग किया जाता है। अब देखो सर, गहन कृषि में होता है क्या ना कि उर्वरकों का कम उपयोग किया जाता है, ठीक है, उर्वरकों का कम उपयोग किया जाता है किसमें, गहन कृषि में। सबसे बड़ा विशेषता यही है सर, गहन कृषि का सबसे बड़ा विशेषता यही है कि इस कृषि पद्धति में उर्वरकों का कम उपयोग किया जाता है, ठीक है, उर्वरकों का कम उपयोग किया जाता है। तो हमें कितना विशेषता बोला, 2 विशेषता। अगर वो बोले 2 विशेषता तो 2 गो विशेषता लिखना, ना कि 3 गो लिखना है, ठीक है। अगर आप पे बरतुहार आया सर, आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो ऐसा नहीं कि पापा का नाम बता देना, आपको अपना ही नाम बताना है सर, वरना सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो सपना देखा है वो सब सपना चल जाएगा पैर के नीचे। आइएगा, क्या बोलता है सर कि गहन कृषि की 2 विशेषता लिखिए, मेरे साथ बोलना, सब कोई बोलना, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, ताकि मम्मी पापा को भी लगे कि नहीं, हम जहां पे पैसा दे रहे हैं वो उचित जगह पैसा मेरा खर्चा हो रहा है और मेरा बच्चा पढ़ रहा है सर, ठीक है। कितना लोग बाथरूम में होगा, वहीं से बोलो, क्यों दिक्कत है, आ जाना। कहता है गहन कृषि की निम्नलिखित विशेषता है। पहला विशेषता कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। देखो, हम जो भी बोलते हैं सर तो बनावटी बात नहीं बोलते, हम जो भी बोलते हैं सर तो शिद्दत वाली बातें बोलते हैं, प्यार वाली बातें बोलते हैं, मोहब्बत वाली बातें बोलते हैं सर, और अंदर से सच्चाई को बोलते हैं सर, क्योंकि हम कोई बात बना करके नहीं बोलते, मेरा जो दिल में होता है सर और जो आप सबके लाइफ में होता है वही बात को बोलते हैं सर, क्योंकि हमारा लाइफ आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है और आपका लाइफ हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है सर। इसलिए दोनों भाई एकदम, हम देखो यूट्यूब पे हम बिजनेस की तरह हम नहीं पढ़ाते सर, यूट्यूब के हम भाईचारा के लेकर को पढ़ाते हैं, ठीक है। आना आता है 2 नंबर में, कहता है इस कृषि पद्धति में उर्वरकों कम उपयोग किया जाता है। किस कृषि में, गहन कृषि में उर्वरक का कम उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर कहता है अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक एवं खाद एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल आइएगा, कहता है 47 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है सरकारी सेवा क्या है, सरकारी सेवा क्या है। जैसे सोचो, सरकारी सेवा वो सेवाएं होती है जैसे स्कूल की टीचर, स्कूल क्या है सर, सरकार स्कूल पे पैसा खर्च करता है, किसके लिए, बच्चा को पढ़ाई के लिए, ठीक है। वो वेतन देता है सर टीचर को, तो ये सरकारी सेवा है। बैंकिंग वाला सरकारी सेवा है, लेकिन अब तो बैंक को प्राइवेटकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, ठीक है। बट अभी तक भी कुछ बैंक सरकारी है, जैसे RBI, ठीक है। आना कहता है सर कि सरकारी सेवा क्या है, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखना, ऑटोमेटिकली आपके दिल में बस जाएगा ये। कहता है जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है। क्या बोला है सर कि राज्य सरकार चाहे भारत सरकार, बिहार सरकार चाहे भारत सरकार, यही बोला है। जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है, हम काम करेंगे तो सरकार हमको मासिक वेतन देता है, ठीक है, और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है। हम देखो, सरकार हमें पैसा देगी, सरकार हमें पैसा कब देगी, जब हम सरकार के अधीन काम करेंगे, ठीक है, तब हमको सरकार पैसा देगी। तो यही बात हमने बोला है सर कि जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, काम के बदले हमको मासिक वेतन देगा, प्रत्येक महीना वेतन देगा, और उस वेतन के बदले हमसे वो क्या लेगा, काम लेगा। तो इस सेवा को सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यही सेवा को सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे सपोज मान लो कि मेरा जॉब हो गया बिहार सरकार में, तो बिहार सरकार हमको पैसा देगी, एस या नो, फिर वही पैसा के बदले बिहार सरकार हमसे काम लेगी, वही क्या हो गया, सरकारी सेवा क्षेत्र हो गया, कहानी खत्म हो गया। देखो, बिहार सरकार हमको पैसा दिया, हम भी खुश हो गए कि सरकार हमको सरकारी नौकरी हमरा लग गलो रे, हाँ, एस या नो। गांव में यही ना होता है सर, गांव में तो यही ना होता है, सरकारी नौकरी लग गए फलन बाबू का, हाँ लग गए, होता है ना। तो सरकार हमें पैसा देती है, फिर जब वो पैसा हमको सरकार देती है प्रत्येक महीना, फिर पैसा जो देती है सरकार, उसके बदले वो हमसे काम लेती है। तो यही हमने लिखा है सर, ये बात हमने लिखा है कि जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है, देश या राज्य सरकार से भारत सरकार, तो भारत सरकार पूरे
भारत को देखेगा और कोई राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार है तो सिर्फ बिहार को देखेगा, ठीक है। इसी प्रकार से कहता है जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना, काम के बदले मासिक वेतन तो देगी ही। फिर कहता है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, काम के बदले मासिक वेतन देती है। हमने क्या बोला है, काम के बदले मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है। उनसे विभिन्न क्षेत्रों में क्या लेती है, काम लेती है। तो इस सेवा को सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इस सेवा को सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। काम के बदले मासिक वेतन, मेरे साथ बोलना, काम के बदले मासिक वेतन, और मासिक वेतन जब वो देती है तो विभिन्न क्षेत्रों में हमसे काम लेती है, यही सेवा को कहा जाता है सरकारी सेवा क्षेत्र। हमने क्या बोला है, वो काम के बदले मासिक वेतन देती है और वो मासिक वेतन के बदले वो विभिन्न क्षेत्रों में हमसे काम लेती है, यही सेवा क्या कहलाया, सरकारी सेवा क्षेत्र कहलाया। हमने क्या बोला है, वो काम के बदले मासिक वेतन देती है और वो मासिक वेतन के बदले वो विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, उसी को क्या कहते हैं, सरकारी सेवा कहते हैं सर, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि जब देश या राज्य सरकार के लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इस सेवा को सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे में शिक्षा, बैंकिंग, ETC, बहुत सारा चीज हो गया। चलिए सर अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। सवाल नंबर हमारा 48 हो गया। कहेगा सर ये सब सारा लघु उत्तरीय सवाल है तो दीर्घ उत्तरीय कब कराइएगा। देखो हम दीर्घ उत्तरीय भी कराएंगे सर, ठीक है, बट सबसे पहले लघु उत्तरीय का टेंशन खत्म कर देते हैं, ठीक है। बीच बीच में दीर्घ उत्तरीय भी आता रहेगा लेकिन सबसे पहले लघु उत्तरीय का टेंशन खत्म कर देते हैं, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना ये क्लास कैसा आपको लग रहा है सर। अगर क्लास अच्छा लग रहा है सर तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, दिल से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सर। अगर ये क्लास आपको खराब लग रहा है सर तो खराबे लिख के कमेंट करो, अगर अच्छा लग रहा है सर तो अच्छे लिख के कमेंट करो, लेकिन जैसा लग रहा है सर वो दिल से कमेंट करना, क्योंकि SK साइंस क्लासेस आपको सिर्फ अच्छा ही कमेंट करने के लिए नहीं कहता है, आपको जैसा लग रहा है सर वैसा ही कमेंट करना, क्योंकि मैं आपकी बातों को सुनता हूं सर तो अपने अंदर इंप्रूवमेंट करता हूं सर, अपने अंदर की बढ़ोतरी करता हूं सर, ठीक है। और हिंदी का क्लास हम ही लेंगे, ठीक है, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कल ही आपको हिंदी पढ़ाएंगे। कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कहता है वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सपोज मान लो कि हम कोई काम को शुरू किए हैं, ठीक है, इसमें सरकार का भी अधिकार है और मेरा भी अधिकार है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने क्या बोला है कि कोई हम काम स्टार्ट किए हैं, ठीक है, अब वो काम हम जब स्टार्ट किए सर तो वो निजी भी हो सकता है, मेरा पर्सनल वो काम हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट किए तो मेरा पर्सनल बिजनेस हो सकता है, लेकिन मिश्रित का मतलब होता है कि जिसमें सरकार का अधिकार हो या फिर निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो हमने क्या बोला सर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। कहता वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मतलब स्वामित्व या संचालक, स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास हो। हमने क्या बोला, स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास हो, उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने क्या बोला सर, एक बार मेरे बातों पे गौर करना और मेरे साथ बोलने की कोशिश करना। अगर कोशिश नहीं होता है ना सर तो तब हम बार बार कहते हैं, पता है हम क्या कहते हैं, बता दे, घारा आके मारेंगे सर, दम भर मारेंगे हम, क्योंकि देखो मेरे पास डंडा भी रहता है, डंडा दिखा दे को तुम लोग को दिखाते हैं। मेरे पास जो ऑफलाइन में पढ़ता है ना सर उसको बड़ा पिटाई होता है, ठीक है, तुम लोग को भी पिटाई होगा, ठीक है, इसलिए सर कहते हैं कि अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो। देख रो डंडा सर, ये अभी बजड़ जाएगा ना सर ठंडी में तो पिछवाड़े में हम ज़्यादा करके मारते हैं सर, ठीक है, इधर उधर नहीं मारते हैं सर, एकदम लाल कर देंगे सर, किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए सर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो, और नहीं पढ़ोगे सर तो इसका नाम है दुख हरण,
क्या नाम है? दुख हरण। तो अब तुम लोग कमेंट में करना कि सर दुख हरण कहाँ गया, तो इसको हम दिखा देंगे, ठीक है। ये क्या है? दुख हरण है, ये दुख को हरता है सर, ठीक है। और आपको टॉपर यही बनाता है सर, ठीक है। चलिए आइएगा, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? कहता है वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन, स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ईटीसी, ये सब देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास हो, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है। यहाँ तक कोई दिक्कत? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। कर न दे। चलिए सर आइएगा सर सवाल नंबर 49 की तरफ। 49 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। देखो सर 49 नंबर जो सवाल है ना, वो एकदम प्यार मोहब्बत वाली सवाल है। पानी है? वो गर्म पानी खत्म हो गया। आप लोग भी अभी ठंडी में हमेशा कोशिश कीजिएगा कि कम से कम तो दिन में सुबह सुबह में गर्म पानी ही पीजिए, ठीक है। पहली बात क्या है कि ठंडा में बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा फैलता है सर, ठीक है, और गर्म पानी पीने से बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। और ठंडी में थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिएगा तो ये गला साफ़ रहेगा। और मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी चीज़ का होता है तो वो गला का होता है, क्योंकि ये गला के ही वजह से हम आपके पास हैं सर, ठीक है। क्योंकि जब तक मेरा आवाज़ फ्रेश नहीं निकलता है सर, तब तक हम फ्रेश मोड में पढ़ाते नहीं है, ठीक है। और मेरा थोड़ा सा कल से जो है ना, मैंने 2 दिन से ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे, तो जब ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे सर, तो सही से खाना पीना नहीं होता, पानी चेंज होता रहता है, जिसको लेकर के मेरा जो है ना वो कंठ दर्द कर रहा है, अभी तक दर्द कर रहा है सर, ठीक है। लेकिन कल से जब हम गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सुधार है। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है सर कि ठंडी में थोड़ी सी बच के रहिएगा। अंडा खाइएगा सर, अंडा से ना होवे तो देसी अंडा खाइएगा सर, और देसी अंडा से ना होवे सर तो दुखरन बाबा से मिल लीजिएगा सर, सारे दुखरन को हर लेगा, ठीक है। आइएगा, कहता है गैरीवाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। देखो सर ये सवाल एकदम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। ऐसे हम जितना सवाल करवा रहे हैं ना, वो सारे का सारे सवाल आपके लिए एकदम अहम इंपॉर्टेंट है। VVI का मतलब पता है क्या होता है? भुलाल भटकल आइए जैथू, ठीक है, ये एकदम आ जैथू सर, एकरा में कोई शक नहीं है। कहता है गैरीवाल्डी के कार्य का चर्चा करें। कहता है क्या सर कि इटली के एकीकरण में, मेरी बात को एकदम शिद्दत से सुनना, प्यार से सुनना सर, मोहब्बत से सुनना। कहता है क्या सर जी कि इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो गैरीवाल्डी का सबसे बड़ा योगदान था, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि गैरीवाल्डी की कार्यों की चर्चा कीजिए, मतलब गैरीवाल्डी ने कौन कौन सी कार्य किया है उसकी चर्चा कीजिए। तो सबसे पहला चर्चा क्या होगा सर कि इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? तो गैरीवाल्डी को इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान दिया। आ जाना, फिर कहता है यह पेशे से एक नाविक थे, पेशे से एक नाविक थे। नाविक का मतलब समझते हैं, नाव चलाने वाले लोग, ठीक है। तो वह पेशे से क्या थे? नाविक थे। कौन? गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक थे और इन्होंने इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से एक नाविक थे। उन्होंने युवकों को, मतलब युवाओं को, उन्होंने युवकों की एक शक्तिशाली सेना लाल कुर्ती बनाया था। अब सुनो सर, उन्होंने युवाओं के लिए एक शक्तिशाली सेना जिसका नाम था लाल कुर्ती। लाल कुर्ती शक्तिशाली सेना का गठन किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने किया था। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने किया था, ठीक है, जिसका नाम था शक्तिशाली सेना लाल कुर्ती। अब सुनो, तो उन्होंने युवाओं के लिए एक शक्तिशाली सेना लाल कुर्ती बनाया था, ठीक है। अब युवाओं को इकट्ठा करने के लिए एक सेना का गठन किया था, जिस सेना का नाम था शक्तिशाली सेना लाल कुर्ती, ठीक है। आ जाना, फिर इन सैनिकों,
जब ये सेना का गठन कर लिए तब फिर वही सैनिकों का सहयोग लिया। फिर इन सैनिकों को लेकर उन्होंने सिसाली तथा नेपल्स को जीतकर वहाँ गणराज्य की स्थापना किया। देखो, ये सेनाओं का सहयोग लिया, ये सेनाओं का साथ लिया और इन सैनिकों के लेकर उन्होंने सिसाली तथा नेपल्स को जीतकर, सिसाली और नेपल्स को किसने जीता? तो लाल कुर्ती सेना ने जीता। ठीक है, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। तो लाल कुर्ती सेना किस लिए गठन किया गया था? तो सिसाली और नेपल्स को जीतकर वहाँ गणराज्य की स्थापना किया। तो गणराज्य की स्थापना कब किया था? जब लाल सेना कुर्ती ने सिसाली और नेपल्स को जीतकर वहाँ गणराज्य की स्थापना किया। फिर बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दिया। अच्छा, फिर गैरिबाल्डी ने उनको जितना संपत्ति था वो सारे संपत्ति को राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है सर? अभी भी समस्या आपके अंदर है? क्यों? आप तो समझ गए होंगे कि क्या बोला सवाल, लेकिन ये आपको भी रटने में प्रॉब्लम होगा सर। ये अभी आपको इतना आसानी से नहीं रटाएगा सर। ये कब आपको आसानी से रटाएगा, अब हम आपको बताते हैं। देखो, कहता है क्या सर कि इटली के एकीकरण में, बोलो जल्दी बोलो, गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बोलना मेरे साथ। यह पेशे से क्या थे? बोलो बोलो बाबा, बोलो रे, कस के बोलो, नाविक थे। ठीक है, मैंने बोलो मतलब कमेंट में नहीं, मुंह से बोलो। ठीक है, फिर कहता है उन्होंने युवकों की एक शक्तिशाली सेना लाल कुर्ती का गठन किया। उन्होंने युवाओं को एक शक्तिशाली सेना लाल कुर्ती बनाया था। ठीक है, फिर उन्होंने युवाओं के लिए एक शक्तिशाली सेना लाल कुर्ती बनाया। ठीक है, किन्होंने? गैरिबाल्डी ने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा सर। फिर कहता है इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसाली तथा नेपल्स को जीतकर वहाँ गणराज्य की स्थापना किया। वो सैनिकों के मदद से सिसाली तथा नेपल्स को जीतकर गणराज्य की स्थापना किया। फिर बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दिया। क्या कर दिया? दान कर दिया। फिर कहता है दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे। वो उनको जितना संपत्ति आया था ना, तो वो सारे संपत्ति राष्ट्र को क्या कर दिया? दान करके अपना साधारण जीवन गुजारने लगा। चलिए सर, आइएगा सवाल नंबर 50 की तरफ। 50 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? तो कहता है वैसी राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष और प्राथमिकता ना देखकर सभी धर्मों का समान आदर प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य में भारत आता है। ठीक है सर, लेकिन भारत और बहुत सारा देश आता है, लेकिन भारत में भी बहुत ज़्यादा जाति लोगों का मतलब विभाजन होने लगा है। ठीक है, ये कहेगा कि तू फलना जाति का है, फलना जाति का है। सर देखो, जाति जानवरों में देखी जाती है, जाति इंसान में नहीं देखी जाता है सर। आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, आप लोग शिक्षित इंसान है, क्या आप मेरा शकल से बता सकते हैं कि आप कौन सी जाति है? नहीं बता सकते हैं सर। इसलिए मैं कभी भी हमेशा जाति प्रथा क्यों लेकर के चलेंगे? देश का विकास तभी होगा जब हम सब एक साथ मिलकर के विकास करेंगे, तभी देश का विकास होगा सर। और धर्म जाति को लेकर के हम लोग भेदभाव करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता है सर। हम लोग हर किसी के पीछे चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं सर। मैं ज़िंदगी में हमेशा कहता हूं कि आप किसी के पीछे चले ये कभी सोचिए नहीं, आपके पीछे दुनिया चले हमेशा ये सोचिए। नेता आया, हाँ जीतेगा जीतेगा, ये तुमको क्या देगा रे भाई? नेता तो चाहता है कि तू बेरोजगार रहे ताकि उसका हमेशा ऐसे ऐसे रैलियों में आप हमेशा जाते रहिए। नेताओं लोग तो ये चाहते हैं कि ऐसे ऐसे युवा बेरोजगार हमेशा रहे और यही सब युवाओं हमारे रैली में आएंगे और यही सब की मुद्दाओं से हम जीतेंगे और यही सबको फिर लात मार के भगाएंगे। सर देखो, ज़िंदगी में मैं आपको हमेशा कहता हूं सर कि अपने अंदर इतनी ताकत ला लो कि अगर सर दुनिया का सब इंसान थोड़ा ना ताकत ला लेगा।
अब तुम कहेगा सर आपके पास एक ही आँख है, नहीं सर, महात्मा गांधी के पास 72 आँख था, नहीं सर, उनके पास भी आँख 2 ही था, आपके पास भी 2 आँख है, आपके पास भी 2 पैर है, उनके पास भी 2 पैर था, आपके पास भी एक अच्छा सोचने के लिए दिमाग है, बट इसका इस्तेमाल करने के लिए आपके पास तरीका नहीं है। तो मैं हमेशा से कहता हूं सर कि जिंदगी का नाम ही है संघर्ष, संघर्ष करते रहो और किसी को देखकर ताली बजाना नहीं सीखो सर, दुनिया आपको देखकर ताली बजावे ऐसा बनने का कोशिश करो सर। आपके आगे लाइन चले, गाड़ियों का लाइन आपके आगे चले, ना कि आप इसके पीछे पीछे चले, ऐसा नहीं सोचिए सर। तो हमेशा से ये सब कोशिश कीजिए और जब ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने आवे तो सर इसको चुटकियों में बनाने की कोशिश कीजिए। और ये सब सवाल कुछ है नहीं, रटने की कोशिश करोगे तो ज़िंदगी रटा जाएगा सर, बट सवाल नहीं रटाएगा। इसका भी पढ़ने का एक तरीका है, तकनीक है। मैं एक ही चीज़ को लगातार 2-3 बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि सर हमेशा से मेरा कोशिश रहता है कि मैं उतना पढ़ा दूँ कि आपको घर में एक बार से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आइएगा, कहता है सर वैसी राज्य जिसमें किसी भी धर्म निरपेक्ष, मतलब वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष और प्राथमिकता ना देखे, मतलब वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष और प्राथमिकता ना देखकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो। जहाँ पे सब धर्म का समान आदर प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। देखो जाति जो है ना सर वो जानवरों में देखा जाता है। अब सपोज मान लो कि ये पानी इसमें है, ठीक है, और ये पानी में सर हम यहाँ पे मेरा पैर है, यहाँ पे आपका पैर है, यहाँ पे आपका पैर है, ये आपका पैर है। मान लो ये यादव जी का पैर है, ये सिंह जी का पैर है, ये मिश्रा जी का पैर है, ये आपको पासवान जी का पैर है, ठीक है। अब ये चारों आदमी निकला, ठीक है, अब इनका पैर ऐसे छपा है, इनका पैर ऐसे छपा है। अब आप अनजान आदमी तीसरा आदमी को बुलाइए और पैर से पहचानने के लिए बताइए कि ये किसका पैर है, ये किसका पैर का छपा हुआ निशानी है, नहीं बता पाएगा। अब अगर यही यहाँ पे 4 को जानवर रखेंगे, मान लो ये भैंस है, मान लो ये गाय है, मान लो ये बकरी है, मान लो ये क्या है, कुत्ता है, ठीक है। अब यही सबको पानी से निकाल देंगे तो सबका खूड़ी यहाँ पे दिखाई देगा, पैर का निशान दिखाई देगा। हम इसको बता देंगे कि ये बड़ा खूड़ी, इसका मतलब ये भैंस का है, ये गाय का है, ये वाला बकरी का है छोटा खूड़ी, ये वाला कुत्ता का है सर। तो जाति जानवरों में देखी जाती है सर, इंसानों में नहीं देखी जाती है जाति, ठीक है। चलिए आइएगा सर, कहता है वैसी राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष और प्राथमिकता ना होकर सभी धर्मों का समान आदर सम्मान हो उसे क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य, जैसे भारत। कहता है क्षेत्रवाद क्या है सर, क्षेत्रवाद क्या है, कहता है अपने क्षेत्रों से लगाव तथा दूसरे क्षेत्रों से लगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। मतलब हमारा क्षेत्र है तो इससे हम प्यार करेंगे, दूसरे क्षेत्र से हम लोग क्या करेंगे, नफरत करेंगे, तो वही क्या है, क्षेत्रवाद है सर, ठीक है। नहीं कहता है हम देखो ये मेरा क्षेत्र तो इससे हम प्यार करेंगे, ये दूसरा का क्षेत्र तो उससे हम नफरत करेंगे, तो वही क्या कहलाया, क्षेत्रवाद कहलाया। तो कहता है अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्रों से लगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। जो एक सामाजिक बुराई है, जो एक सामाजिक बुराई है या लोकतंत्र का एक अवगुण है। ये लाइन छोड़ देना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जहाँ खत्म होगा इसका जस्ट नीचे से लिखना, नीचे वाला लाइन में लिखना कि जो एक सामाजिक बुराई है यह लोकतंत्र का एक अवगुण है, ठीक है। तो हमने क्या बोला सर कि क्षेत्रवाद क्या है, तो अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्र से लगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। जो एक सामाजिक बुराई है यह लोकतंत्र का एक अवगुण है, ठीक है सर। चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा। सवाल नंबर आपका कितना है, सवाल नंबर अभी और है सवाल, ठीक है। आना सवाल नंबर आपका 52 नंबर क्या कहता है, कहता है वनों की 2 प्रत्यक्ष लाभ को बताएं। हमें वन से क्या क्या लाभ है ये 2 ही को बताना है, लेकिन बताना है हमें वन से प्रत्यक्ष रूप से हमें क्या क्या लाभ है इसको हमको बताना है, ठीक है। कहता है क्या सर कि वनों से प्रत्यक्ष लाभ निम्न है, मतलब बहुत सारा है, वनों से प्रत्यक्ष लाभ बहुत सारा है। 1 नंबर में कहता है वनों से वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। अगर वन नहीं रहेगा सर तो ऑक्सीजन देगा नहीं, और जब तक वो ऑक्सीजन देगा नहीं तब तक हम ऑक्सीजन लेंगे नहीं, और जब ऑक्सीजन लेंगे नहीं तो बचेंगे कैसे रे, जिंदा कैसे रहेंगे रे, हम लोग नहीं जिंदा रहेंगे सर। तो वन का सबसे पहला दम उपयोग हमारे जीवन में, हम लोग के जीवन में है कि पेड़ पौधा नहीं रहेगा सर तो वो ऑक्सीजन देगा नहीं, और जब तक वो ऑक्सीजन देगा नहीं तब तक हम लोग ऑक्सीजन लेंगे नहीं। तो यही कहता है सर वातावरण को ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करेगा सर, तो ये कहता है वनों से वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। 2 नंबर में कहता है वनों से घरेलू उपभोग की
वस्तुएं, जैसे पशुओं हेतु चारण, जैसे पशु का जो चारण होता है सर, हमें भैंस, गाय, बकरी, ये सब अब जानवर लोग जो होता है सर, उसको हम लोग घास खिलाते हैं, ठीक है। गांव देहात के जो लोग होंगे वो जानते होंगे घास खिलाया जाता है सर, भैंस को चराया जाता है सर। ये सब आप लोग नहीं देखोगे, एक्चुअली हम लोग गांव से निवासी हैं तो हम लोग गांव में देखे हैं, और जो लोग गांव से होंगे तो वो देखेंगे भैंस चारा खाता है, घास। तो ये कहता है सर कि पशुओं को खाने के लिए, तो कहता है वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं, जैसे पशुओं हेतु चारण मतलब चारा, इसका ईंधन हेतु लकड़ी, हम लोग बहुत सारे घर में लकड़ी से खाना बनता है, जब वो पेड़ पौधा रहेगा नहीं तो लकड़ी कहाँ से आएगा, ऊपर से गिरेगा लकड़ी के रूप में। तो ये सब होता है जो हमारा क्या है, प्रत्यक्ष रूप से हमें लाभ है, पेड़ पौधे को रहने से हमें ये सब क्या है, लाभ है, ठीक है। तो पहला लाभ क्या है सर, तो वनों से वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति होना। दूसरा क्या है, वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं पशुओं हेतु चारण तथा ईंधन हेतु लकड़ी के रूप में। चलिए अगला सर, अगला क्या कहता है, 53 नंबर सवाल के तरफ थोड़ी सी गौर करना। 53 नंबर कहता है ना, हिमालय यव क्या है, यव क्या है, हिमालय यव क्या है। देखो सर, मैं हमेशा सिखाता हूं, पूछेगा हिमालय यव क्या है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि हिमालय यव क्या है, कहता है हिमालय, हमारा बोर्डो खत्म हो जाएगा, 2-3 लाख ऐसे चल जाएगा खोपचा में। कहता है हिमालय यव एक औषधि पौधा है। हिमालय यव जो है सर एक औषधि पौधा है, औषधीय पौधा है, ठीक है। तो हिमालय यव जो है एक औषधीय पौधा होता है, ठीक है, जिसकी छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है। देखो हिमालय यव जो है ना एक पौधा है, ठीक है, जिसकी छाल से, जिनकी पत्तियों से, जिनकी टहनियों से और जिनकी जड़ों से हमें एक रसायन निकाला जाता है जिसका नाम है टैक्सोल। क्या है सर, ये टैक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, हिमालय यव कहा जाता है, ठीक है। तो टैक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है, तो वो कहाँ से निकाला जाता है, तो वो हिमालय यव पेड़ से निकाला जाता है। तो हिमालय यव जो पेड़ है एक औषधि पेड़ है। कहता है हिमालय यव एक औषधि पेड़ है, औषधि पौधा होता है जिसकी छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय कहा जाता है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सवाल नंबर हमने 53 तक करा दिए हैं सर, बाकी आगे और हम कराएंगे, लेकिन तब तक ये बताना कि ये क्लास कैसा लगा सर। और हमने मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में, सब कुछ में, सोशल साइंस में 4 ऑब्जेक्टिव, साइंस में 4 ऑब्जेक्टिव, वो सब सारे क्लासेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे जाकर के सारे क्लासेस को कीजिए, तभी सर रिजल्ट की दुनिया में एक बार फिर से हम लोग ब्लास्टर बनेंगे सर। क्योंकि कहा जाता है सर रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस, एसके साइंस क्लासेस का मतलब आप सब, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू। ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सभी के पास शेयर कर देना, और हर घर, हर गांव, हर टोले में इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सर, लव यू।